once again welcome to your virtual class of social science. In the previous class, we have gone through this chapter that is Women Change the World, in which we have seen that how the boys and girls are being treated differently by the society, isn't it? We have also seen that certain occupations are considered suitable for the men, like defense, engineering, doctor, okay, because it is a stereotype of thinking that the boys are adept with technical mind, whereas the girls, they are suitable for the profession like teaching, nursing and so on. Okay, अब जब हम किसी इसको हम क्या बोलेंगे कि स्टीरियोटाइप, व्हाट वी विल कॉल इट एज स्टीरियोटाइप, मतलब जब आप किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष जाति के लोग को आप ये सोच के तय कर लेते हैं कि ये यही कर सकते हैं और वो इसी के लिए सूटेबल है, तो ऐसी सोच को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप। समझ में आया? अब ये कहाँ लिखा हुआ है कि गर्ल्स जो है वो पायलट नहीं बन सकती हैं, या ये कहाँ बताया गया है कि गर्ल्स जो है कुछ और काम जैसे एस्ट्रोनॉट, दे कैन नॉट बी एन एस्ट्रोनॉट, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है जो हमें ये कहती है कि लड़कियां यही कर सकती हैं, वो इतनी तक ही सीमित है, बॉयज़ ये कर सकते हैं क्योंकि वो टेक्निकली एब्रप्ट है, मतलब उनका दिमाग जो है टेक्निकली एडवांस है। तो ये जो सोच है इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। फिर हमने देखा लक्ष्मी लखरा, जो नदन रेलवेज की पहली ऐसी इंजन ड्राइवर, महिला इंजन ड्राइवर बनी जिन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा, मतलब ऐसी जो सोच है, जो ऐसी रूढ़िवादी कंजर्वेटिव जो सोच है उसको उन्होंने तोड़ा। कैसे? पहले तो वो खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स उन्होंने किया जो पहले माना जाता था कि वो लड़कों के लिए सूटेबल है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि लक्ष्मी लखना ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, उसके बाद उन्होंने रेलवे एग्जामिनेशन को पास किया पहले ही अटेम्प्ट में, और वो खुद एक इंजन ड्राइवर बनी। जबकि आप ये देखेंगे कि इंजन ड्राइवर जो है खास तौर से रेलवेज का, इसमें हमेशा मर्द का ही दबदबा रहा है, लेकिन लक्ष्मी लखरा ने ऐसे करके ये समाज को चैलेंज किया कि औरतें भी ये काम कर सकती हैं। तो फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जेवियर एक लड़का है जो एक स्कूल गोइंग बॉय है, उसके ऊपर कैसे कैसे प्रेशराइज होता है, मतलब उसके ऊपर कैसे प्रेशर पड़ता है, माँ बाप भी बच्चे पर प्रेशर डालते हैं। देखा हमने, जैसे स्कूल में हमने देखा कि ये जो जेवियर है उसने अपने बोर्ड एग्जाम्स में उसने हिस्ट्री और लैंग्वेजेस में बहुत ही अच्छा किया, जबकि साइंस और मैथ्स में उसके परसेंट कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके माँ बाप ने वो उस बच्चे के रिजल्ट से वो खुश नहीं थे क्योंकि वो जेवियर जो है मैथ्स और साइंस में कुछ अच्छा अंक नहीं लाया। ठीक है, तो वहाँ आप देख सकते हैं ये पेरेंट्स का प्रेशर है कि साइंस या मैथ्स लेने से ही जो है आगे चल के आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपका भविष्य, बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये सोच भी गलत है, ये कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम बच्चे पे प्रेशर डालते हैं, क्योंकि बच्चा जिस सब्जेक्ट्स को पसंद नहीं करता हम उसी को करने कहे तो वो प्रेशर है। कभी कभी आप देख सकते हैं कि आपके स्कूल में जो आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी कभी कभी आपको छेड़ते हैं, दे स्टार्ट बुलिंग यू, ओके, दे टीज यू, सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ प्रेशर दैट इज ऑन द माइंड ऑफ द किड। देन we have also seen that how in those days education was not meant for the women, so like रसुंधरी देवी, ओके, रसुंधरी देवी, उन्होंने अपने 60 साल में, मतलब 200 साल पुरानी कहानी है, जहां उन्होंने पढ़ना लिखना, जब उस वक्त जो है औरतों को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता था, मतलब एक भ्रम है, ये कोई सच नहीं है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। ऐसा भ्रम था कि अगर औरतें पढ़ेंगी तो उनका जो, मतलब उनके जो हस्बैंड है उनके लिए वो अनलकी है, मतलब वो उनके लिए अपशगुन माना जाता है, और ख़ास तौर से ये भी माना जाता है कि औरतों के पढ़ने लिखने से उनकी जो पति है उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो जो है विधवा हो जाएगी। तो ये भी एक भ्रम है। तो रसुंधरी देवी, लेकिन उनको जो है पढ़ने लिखने की बड़ी चाहत थी, तो उन्होंने 60 साल में उन्होंने अपने जीवनी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसको वो अमर जीवन के नाम से प्रकाशित, मतलब अमर जीवन के नाम से उन्होंने किताब लिखा, ऑटोबायोग्राफी लिखा, जिसमें उन्होंने
बताया कि उस वक्त जो है औरत की स्थिति कैसी थी। उन्होंने अपनी जीवन की हर दिनचर्या के बारे में उन्होंने उसमें बताया कि कैसे वो चैतन्य भागवत जो है एक रिलीजियस मतलब एक धार्मिक ग्रंथ है जिसको उनके पति पढ़ते थे, वो उनमें से कैसे पन्नों को फाड़ कर अपने बेटे जो उसकी जो किताब से जो अल्फाबेट्स है उसको कैसे मैच करके वो खुद पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा। और वो जो है अपना उन्होंने किताब जो है 60 साल में लिखा, जिसमें वो लिखती हैं अपने सुबह से लेकर रात तक जो वो एक दिन में जो काम करती हैं, जो कार्य करती हैं, और कैसे उनको वक्त ही नहीं मिलता। अपने एक औरत होने के नाते उनको बिल्कुल भी एक रेस्ट नहीं मिलता, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो खाना भी नहीं खा पाती थी, वो घर के काम में ही उलझी रहती थी। तो ये सब के बारे में उन्होंने लिखा है, क्योंकि इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि 200 साल पहले उन औरतों की क्या स्थिति थी, उनकी परिस्थितियाँ कैसी थी, उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, और व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन दोज days, isn't it? Now here we have also seen रोकिया शेखावत हुसैन, इनके बारे में भी हमने देखा। उन्होंने एक बुक लिखा that is what we call as a लेडी लैंड। उसमें उन्होंने लिखा कि एक ऐसी नगरी हो जहाँ स्त्रियाँ मतलब जहाँ स्त्री को हर चीज़ करने की छूट हो, वो काम कर सके, इन्वेंशंस कर सके, पायलट भी बन सके। तो उनकी जो सोच है आप सोच सकते हैं, उस वक्त उन्होंने ये सब बातें की जब औरतों को पढ़ना लिखने के लिए भी परिवार जो है सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन रोकिया शेखावत हुसैन जो है वो चाहती थी कि वो खुद ना सिर्फ वो खुद पढ़े, यहाँ तक जो है बाकी औरतें जो बाकी स्त्रियां हैं उनको भी पढ़ना लिखना आना चाहिए। तभी उन्होंने अपने लिए अपनी तरफ से उन्होंने समाज की सेवा में एक संस्थान बनाया जो आज भी चल रहा है। जो रोकिया शेखावत हुसैन भले ही ऐसी महान हस्तियां हमारे बीच ना हो, लेकिन उन्होंने जो पहल की वो आज भी उनकी संस्था वो कार्यरत है, वो काम को कर रही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है जो हमने पिछले क्लासेस में जो पढ़ा, मैंने आपको एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन मतलब आपको एक ब्रीफ बता दिया है क्या है, हमने क्या किया, किस किस मुद्दे पे बात किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक दैट टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद इज स्कूलिंग एंड एजुकेशन। Okay, today both boys and girls they attend school in large numbers, but still you will see that there is a difference. आज भी उनमें differences है लिटरेसी को लेकर। जहाँ लड़के कुछ हद तक पढ़े लिखे हैं तो लड़कियाँ बहुत ही कम पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा 1961 में एक सेंसस किया गया। सेंसस माने जब आप 10 साल में एक बार किसी चीज़ को, जैसे लिटरेसी रेट है, पॉपुलेशन को लेके जब हम सेंसस करते हैं कि हम घर घर जाके जब वेरिफिकेशन करते हैं, वो 10 साल में एक बार किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस। व्हाट वी कॉल इट, सेंसस। ओके, तो सेंसस में ये देखा गया कि जो जेंट्स हैं, जो मतलब जो पुरुष हैं, तकरीबन 40% of male they are educated when it was in the year 1961. So 40% of male were educated, whereas you will see that the girls only 15%, okay, only 15% of the girls were educated, the females, okay। तो कितने, सिर्फ साक्षरता आप देखेंगे कितनी लिटरेसी रेट थी, 40% मेल पढ़ लिख सकते थे और 15% ही औरतें ऐसी थी या महिलाएं ऐसी थी जो पढ़ लिख सकती थी। तो ये जो जनगणना है, जो सेंसस है, दैट इज ऑफ 1961। फिर इसी तरीके का सेंसस जो है 2001 मतलब 2001 में किया गया। तब क्या देखा गया कि मेल 76% मेल जो है एडुकेटेड है और 54% जो महिलाएं हैं वो एडुकेटेड। मतलब अब जो है 76% मर्द जो है पढ़ लिख सकते हैं और लड़कियां जो है या औरतें जो है वो 54% जो है पढ़ लिख सकती हैं। लेकिन अगर आप दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 1961 की तुलना में जब 2001 में, तो यहाँ जो है लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ा है, यकीनन बढ़ा है। लेकिन तब भी आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे दोनों के बीच काफी डिफरेंसेस है। यहाँ जहाँ 76% मेल
एजुकेटेड है, तो वहीं 54% ही महिलाएं हैं एजुकेटेड है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा है कि महिलाएं अब भी जो है साक्षरता जब हम देखते हैं वो अब भी पढ़ी लिखी कम है, ऐसा क्यों? My dear students, just have a look on your screen. Just see, there is a one table, okay? In that table, it has been shown the percentage of girls and boys who leave the school from different social groups, okay? That is scheduled caste, that is social, हम जब बोलते हैं scheduled caste का मतलब होता है दलित, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको हम दलित कहते हैं। जब आप ST बोलते हैं मतलब इनको हम scheduled tribes, इनको ST माने ऐसे लोग जो आदिवासी को बोलते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जैसे जरावास हो गए हैं, शॉम्पेन्स हो गए हैं, ऐसे लोग। इस तरह से भारत के कई क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं, उनको हम ST बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जब आप टेबल आप देखिए आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हैं कि बच्चे, खास तौर से लड़कियां जो SC ग्रुप से आते हैं, जो ST ग्रुप से आते हैं, वो बहुत ही कम समय तक ही स्कूल में रहते हैं। उसके बाद एक वक्त के बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसके कई कारण हैं। अब कुछ सेंसस 2001 जब सेंसस लिया गया तब उनमें देखा गया था, यहाँ तक कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियाँ हैं वो भी जो है स्कूल 3 साल तक आती हैं, उसके बाद वो स्कूल छोड़ देती है। यही जब आप कंपेयर करेंगे SC और ST के साथ में, मतलब दलित या तो आदिवासी ग्रुप के साथ, जब उन लड़कियों को उनके साथ कंपेयर करने से आप देखेंगे वो फिर भी 4 साल तक स्कूल आती रहती हैं, उसके बाद वो भी स्कूल छोड़ देती हैं। अब ये जानने की विषय है कि this is the biggest question which we have to ponder, that why these girls or why the girls from the SC, ST or the Muslim communities, why do they leave school after certain period, मतलब थोड़े से वक्त पे पढ़ने के बाद वो स्कूल क्यों छोड़ देती? तो इसके लिए कई कारण है। First of all, you will see that first is no proper school or teachers, proper school और टीचर्स। अब आप देखेंगे कि या तो खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, ऐसे जगह जब आप जाएंगे तो या तो स्कूल है नहीं, और अगर है भी तो वो ठीक से नहीं है। द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एट ऑल गुड, ओके। नाउ एंड मोर ओवर आप ये भी देखेंगे कि वहाँ पे टीचर्स भी कभी कभार आते हैं और वहाँ पर रेगुलर टीचर्स भी नहीं आते हैं। तो ये वजह है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते। सेकेंड, व्हाट इज द रीजन? सेकेंड क्या है कि उन बच्चों के जो स्कूल है वो घर से बहुत दूर है, ओके, टू फार अवे फ्रॉम द स्कूल, ओके। उनका जो घर है वो स्कूल से काफी दूर है। और इसमें और एक वजह ये भी है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, जो बसेस वगैरह सब नहीं है, स्कूल तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छे नहीं है, और घर भी काफ़ी दूर है। तो माँ बाप जो है खासतौर से लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए सोचते हैं, क्योंकि लड़कियों की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान पे रखते हुए वो स्कूल उनको नहीं भेज पाते या नहीं भेजना चाहते, क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर है। तो उनको एक डर लगा रहता है कि बच्चे सेफली या सिक्योरली वो घर वापस आएंगे भी या नहीं। तो ये एक खास वजह है, ये भी एक वजह है बच्चे क्यों स्कूल कुछ वक्त के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि many families they are too poor, unable to afford the education expenses। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बच्चे हैं इनके ऊपर जो मतलब स्कूल भेजना, उनकी किताब, उनके बैग वगैरह जो है इसके लिए पैसे लगते हैं। तो माँ बाप जो है लड़कों पर यही चीज के लिए सपोर्ट करते हैं। दे सपोर्ट द बॉय इवन इफ इट इज एक्सपेंसिव, इवन इफ द एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, बट स्टिल दे सपोर्ट द बॉयज, बट दे डोंट सपोर्ट द गर्ल्स फॉर एजुकेशन, बिकॉज उनको ऐसा लगता है लड़की तो पराया धन है, वो कभी ना कभी बाहर किसी और घर चले जाएगी ब्याह के, तो ऐसे में उस पर खर्च करके पढ़ाई करवाने की क्या ज़रूरत है, उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन लड़का ऐसा नहीं है, लड़का तो कुछ भी वो कोई भी हाल में हो, अगर उसके ऊपर खर्च किया भी जाए पढ़ाई के लिए तो वो अंततः वो उन्हीं के साथ रहेगा, तो उनको उसका लाभ मिलेगा। तो बेटे को वो पढ़ाना पसंद करते हैं, लेकिन लड़कियों को वो पढ़ाना नहीं चाहते। ये भी एक
वजह है। The last reason is also that sometimes they are discriminated. Now what happened, जब जैसे SC ST के जो बच्चे हैं जब ये स्कूल जाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि टीचर्स उन बच्चों के साथ कभी दुर्व्यवहार करते हैं, या तो उनकी जो सहपाठी हैं, जो बच्चों के साथ पढ़ने वाले और भी जो क्लासमेट्स हैं या कुछ दूसरी जाति के जो बच्चे हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो बच्चे ऐसी स्थिति में स्कूल जाना पसंद नहीं करते। तो ये कुछ कारण है, ये ऐसे कुछ कारण है जिस वजह से हमें लगता है कि बच्चे जो है, खास तौर से द गर्ल्स ऑफ SC ST और द मुस्लिम कम्युनिटी गर्ल्स, they don't go to the school. So these are some of the reasons why the literacy rate of the girls are declining day by day, especially for the SC STs and the Muslim communities. Now next we will see the women's movement. अब हम इसमें क्या देखेंगे? The next topic that we are going to discuss is the women's movement. Okay? Now here you will see that women and girls have the right to study and go to school. आज के वक्त में everybody has the right to education. Everyone has the right to education. No matter whether you are girl or boy, irrespective of their class, creed, sex, everyone has the right to education. ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कुछ वक्त में जो है लड़कियों की जो स्थिति है, जो औरतों की जो स्थिति है, उसमें थोड़ी सी सुधार हुआ है। लेकिन ये सुधार एक झटके में नहीं हुआ है। ये सुधार औरतों ने संघर्ष किया है, इस चीज़ के लिए इन्होंने संघर्ष किया है, तब जाके उनके जो हालात है वो कुछ हद तक सुधरे हैं। ठीक है, तो ये जो संघर्ष है इसी को हम क्या बोलते हैं? विमेन्स मूवमेंट। व्हाट वी कॉल इट? विमेन्स मूवमेंट। नाउ हियर यू विल सी कि औरतें जब अपनी आवाज़ उठाने लगी, जब उन्होंने बराबरी का दर्जा समाज से उन्होंने जब अनुरोध किया कि औरत होने के नाते और उन्हें भी मर्द जैसा उन्हें बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, तो ऐसे जब उनके विचार जब समाज के सामने आए, तो ऐसे कई मर्द भी थे जिन्होंने इस काम में औरतों का साथ दिया। मीन्स इवन द मेन दे सपोर्टेड द women's for when they asked for seeking for equality in the society. Okay, now here you will see there are certain examples which we will deal with. The first thing is campaigning. कैसे उन्होंने लोगों के सामने अपनी बातें रखी, कैसे उन्होंने लोगों को जताया कि हम औरत होने के नाते एक मर्द जैसा इक्वल दर्जा चाहते हैं। The first is campaigning. First is campaigning. Now when I say campaigning का मतलब होता है अभियान। ओके, जैसे हम बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, तो मतलब एक पूरे लोग कैसे किसी एक चीज़ को लेके जब एकजुट हो जाते हैं और उसके लिए काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक अभियान छेड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे द campaign to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. जब औरतों के विरोध में जब हिंसा होता हो या उनके साथ किसी तरीके का क्रूर कार्य हो रहा हो, तब औरतें जो है विमेन्स मूवमेंट, देन दे बिगिन ए कैंपेन, तब वो अभियान चलाती हैं औरतों के लिए, उसको हम बोलेंगे कैंपेन। सो हियर यू विल सी दैट कैंपेन हैव आल्सो लेड टू न्यू लॉस। मतलब इन अभियानों के माध्यम से जब औरतें उनके विरोध में, जब औरतों के प्रति जब हमारे समाज में हिंसा हो रहा हो या उनके कुछ वायलेंस हो रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में जो है कैंपेन करके जो विमेन्स मूवमेंट है वो जो है अभियान चलाती हैं। और इन अभियानों के माध्यम से कई बार कई कानून जो है पारित हुए हैं, जिससे औरतों को लीगल प्रोटेक्शन मिल सके, मतलब उन्हें कानूनी संरक्षण मिल सके। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 2006 में जो औरतों को घर पे किसी तरीके से मानसिक या शारीरिक यातना दी जा रही हो उनके ससुराल वालों की तरफ से, अगर कोई मानसिक यातना दी जा रही है या शारीरिक यातना औरतों को दिया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उनके लिए भी लॉ बनाया गया। ये लॉ बनने से क्या होता है कि औरतें जो है अगर कभी बाहर जाके वो अपने
ऊपर होने वाली इन यातनाओं, मतलब अपने ऊपर जो भी उनके साथ हो रहा है, जो मानसिक यातना हो रहा है या शारीरिक यातना, वो उनके विरोध में आवाज़ उठा सकती हैं और जो उनके ससुराल वाले उनके अगेंस्ट वो कंप्लेन लिख सकती है, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन होगा। तो 2006 में आप देख सकते हैं ऐसे अभियानों के माध्यम से उनको जो है कानूनी संरक्षण मिला। अब आप इसमें ये भी देखेंगे कि efforts have also been made by the women's movement that led the Supreme Court to formulate guidelines। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हीं कैंपेन के माध्यम से कई औरतों ने जो यौन शोषण होता है उनके विरोध में, औरतों के प्रति जो अगेंस्ट में जो यौन शोषण होता है उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट को एक दिशा निर्देश लागू करना पड़ा जिसमें उन्होंने ये बताया कि जहाँ कहीं कोई औरत के साथ अगर कोई तरीका यौन शोषण हो, खास तौर से काम करने की जगह में या शिक्षा संस्थानों में, तो वहाँ उनके अगेंस्ट में जो है अगर ऐसे होता है तो उनके अगेंस्ट में केस या फाइल किया जाएगा या उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दी जाएगी। जैसे कि आपके स्कूल में भी जो है आपका पॉक्सो है, तो पॉक्सो में भी दैट इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो आपके स्कूल में हो या मोस्टली हर स्कूल में ये अनिवार्य है, मतलब किसी भी लड़की के साथ या किसी भी बच्चे के, लड़की बच्चे के साथ अगर किसी भी तरीके का यौन शोषण होता है, सो दे हैव द राइट टू गो अगेंस्ट एंड टू रेज देयर वॉइस थ्रू द पॉक्सो। ओके, तो ये जो है ये भी इसी माध्यम से, कैंपेन और वुमेन्स मूवमेंट के माध्यम से ही ये कानून भी बना। अब आप देखेंगे कि 1980s में आप देखेंगे कि कई व्हाट वी से लड़कियां हैं जो नई नवेली दुल्हन हैं, वो जो है उनकी ऑल ऑफ ए सडन मृत्यु हो जाती थी। वजह थी डाउरी। दैट इन 1980s यू कैन सी मेनी डाउरी डेथ्स। डेथ्स माने जो कई नई नवेली दुल्हनों की जो है मृत्यु किस वजह से होती थी? दहेज के पीछे, जिसको हम बोलते हैं दहेज प्रथा। दहेज प्रथा माने क्या? जब लड़की, खासतौर से जब शादियां होती हैं तो लड़के वाले जो है लड़की वालों से कुछ कैश, सोना या बहुत कुछ डिमांड रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो उनका हक है, लड़की वालों से वो मांग सकते हैं। ऐसे कई बार देखा गया है कि लड़की वाले जो है वो अपनी ज़मीन या दे टेक लोन और अपनी ज़मीन भी बिक्री कर देते हैं ताकि उनकी बेटी की शादी अच्छी जगह पे हो सके और उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। लेकिन ये जो दहेज की जो लालच है जो लड़के वाले मांगते हैं वो वहीं तक खत्म नहीं होता, कि शादी के बाद वो खत्म नहीं हो जाता। शादी के बाद भी वो बहुत कुछ वो मांगते रहते हैं। जब उनकी ये मांग पूरी नहीं होती तब वो क्या करते हैं, मान लीजिए एक हद तक उनकी मांग पूरी हुई, लेकिन उसके बाद उनकी जो भूख है दहेज को लेके वो खत्म नहीं होता। दे कीप ऑन आस्किंग, वो और चाहते हैं। और जब कब तक कोई मतलब लड़की वाले देते रहेंगे, तो जब वो नहीं दे पाते हैं तो उनकी बेटी, मतलब उनकी जो लड़की है उसको मार दिया जाता है। एक ऑफन जो है उनको मार के वो बोलते हैं कि वो एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसे ही कोई दुर्घटना हो गई, जैसा कोई पंप स्टॉव ब्लास्ट हो गया या गैस ब्लास्ट हो गया, उससे उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, हमने उसे नहीं मारा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यही है कि कहीं केसेस में ये देखा गया है कि दुर्घटना एक दो, मतलब 1% वुड बी ए एक्सीडेंट, बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैव बीन, वी हैव सीन दैट इन मोस्ट ऑफ द केस इट इज एक्चुअली डाउरी डेथ। ओके, व्हेन जब लड़की वाले लड़कों के मांग पूरा नहीं कर पाते हैं तब उन लड़कियों को ससुराल वाले दहेज के लिए मार देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाउरी डेथ। जब यही चीज़ उनके परिवार, जब लड़कियों की मृत्यु हो गई तो माँ बाप चुप तो नहीं रहेंगे। तो ऑब्वियसली जब इन सब इशू के बारे में वो बात करने लगे, जब समाज में बात उठने लगी और जब न्यूज़पेपर्स में छपने लगे, देन इट हैज़ बिकम ए वेरी बिग इशू। And later on what happened, the government was forced to bring some changes in the dowry laws. Okay, मतलब कुछ कानूनों में कुछ परिवर्तन लाने या सख्त कानून लाने की ज़रूरत पड़ी ताकि ऐसे लोग जो महज दहेज के लिए उन लड़कियों को मार देते हैं, नई नई दुल्हनों को मार देते हैं,
दहेज के लिए, ऐसे लोगों को जो है उन पर सख्त से सख्त सज़ा हो, इसलिए कानून बदलने की ज़रूरत पड़ी और उनको बदला भी गया। ठीक है, अब आप देखेंगे रेसिंग अवेयरनेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिंग अवेयरनेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार व्हाटएवर आई टॉट यू, इजंट इट? नाउ व्हाट इज दिस रेसिंग अवेयरनेस? अब ये भी एक मुख्य कारण है विमेंस मूवमेंट का। मुख्य और एक कार्य क्या है कि लोगों, औरतों के बीच में सतर्कता, मतलब उनको सतर्क करना, उनको जागरूक करना। ये किसका काम है? विमेंस मूवमेंट। जो विमेंस मूवमेंट माने विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस के, महिला संगठन जो होते हैं, ये इनका काम होता है कि लोगों को, खासतौर से औरतों को, लड़कियों को जागरूक करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनकी जो विरुद्ध जो भी हिंसा हो रहा है उसके प्रति वो आवाज़, उसके अगेंस्ट में जो है वो आवाज़ उठाए। तो ये जो महिला संगठन जो है, ये लोगों में जागरूकता लाने के लिए, औरतों में जागरूकता लाने के लिए, उनके अधिकार के प्रति या बाकी कई जो भी अधिकार उनके हैं उनके प्रति, या उनके जो विरोध में जो हिंसा हो रही है, तो उनके विरोध वो आवाज़ उठा सके, तो उन्हें जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, गाना वगैरह, ये नाटक सब किया जाता है ताकि औरतों को जागरूक किया जा सके। समझ में आए? सो नुक्कड़ नाटक हो गया, प्ले किया, सॉन्ग्स हो गए, तो ये सब जो है यू विल सी दैट स्ट्रीट प्लेस, जो नुक्कड़ नाटक में स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स, ओके। सो ये सब जो माध्यम से जो है, इन सब माध्यम से ये महिला संगठन औरतों को जागरूक करती है। ये भी विमेंस मूवमेंट के अंतर्गत आता है। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग माने क्या है? जब महिला संगठनों को लगता है कि ऐसे कुछ कानून पारित हुए जो उनके इंटरेस्ट में नहीं है, जो उनके हित में नहीं है, वो उनके हित के विरुद्ध में है, तब वो जो है अपनी आवाज़ उठाती हैं। तब उसको वो नहीं मानती हैं, मतलब वो दैट एनीथिंग दैट गोज बियॉन्ड देयर इंटरेस्ट एंड दैट doesn't fulfill their interest, at that point of time they used to protest, and this what we call as a protesting. So that actually draws the attention of the society against the, means they used to do demonstrations and all, through that they draw the attention of the society towards the injustice or whatever injustice are happening against the women, and the law which has been passed that also doesn't fulfill their interest, so that draws the attention of the people of the society. So this is what we call as a protesting. Then comes the next is the last topic of this chapter is the showing solidarity. माने जब कभी कोई हिंसा या कोई गलत किसी औरत के प्रति होता है, उसके विरुद्ध में होता है, तब ये जो इंसिडेंट है that is not confined to one woman or one family. एक्चुअली जब ये कुछ होता है, जब ऐसा कुछ दुर्घटना होती है, जैसे निर्भया केस था, जब उस लड़की के साथ जब यौन शोषण जब हुआ, तब ये केस 7 साल तक चला, ये अलग बात है, लेकिन जब ऐसे हुआ तो पूरे समाज को झंझोड़ के रख दिया। तब औरतें जो है दिल्ली में वो इंडिया गेट तक गई, वो वहाँ पर कैंडल मार्च किया और इस तरीके से उन्होंने जो है उस लड़की के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की, और हर औरतों के मन में, हर औरत के मन में उस वक्त द्वेष, गुस्सा था जो इसके जिम्मेदार थे। तो ये जो आप इससे क्या समझते हैं कि जब कोई दुर्घटना ऐसी घटना जब होती है, तो ये जो घटना जब ऐसी होती है तो महज वो एक लड़की तक ही सीमित नहीं है, ये समाज की हर औरत के प्रति, क्योंकि ये कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो तब जरूरत है कि हम सब एकजुट, एक साथ, एक दूसरे का साथ दें। जैसे कि अभी आप रिसेंटली आप ये भी देख सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान जैसी एक आतंकी संगठन जब सत्ता में बैठ गई, तब वहाँ अफगानिस्तान की जो औरतें हैं जिन्हें पहले स्वतंत्रता हासिल था, लेकिन अब जैसे ही तालिबान जैसे संगठन जब सत्ता में बैठ गए, तब उन्होंने उनका औरतों की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। कैसे? पहले तो उनको बुर्का ही पहनना है, तो ये परिधान तय कर दिया कि वो बुर्का ही पहनेंगे, उससे सिवाय और कोई कपड़ा नहीं, मतलब फुल अपनी बॉडी को वो ढके रहेंगे। सेकेंड, को एजुकेशन वॉज नॉट देयर, एंड को एजुकेशन को भी बंद कर दिया गया, और वो जो है काम करने बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ तक
वो जो है अपने हाथों में नेल पॉलिश, जो अपने नाखूनों में नेल पॉलिश भी नहीं लगा सकती। तो ये सब जो चीज़ है, मतलब इससे ये पता चलता है कि कैसे वहाँ की औरतों को बंदिशों में बांध के, चेन में बांध के रखा गया है। अगर उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें ये सब चीज़ मानना ही पड़ेगा। अगर वो उसके विरोध में बात करी, यदि विरोध में खड़ी हुई, तो उन्हें मार दिया जाएगा। ये सब आपने टीवी में देखा होगा। लेकिन जब ये चीज़ हो रहा था अफगानिस्तान जैसी जगह पे, तो ये हमारे देश का तो नहीं है, लेकिन कई देशों में जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, वहाँ पे सारी औरतें जो है अफगानिस्तान एम्बेसी, अफगान एम्बेसी के बाहर खड़े होके वो उन औरतों के लिए लड़ रही थी, उन औरतों के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी कि उनको बचाया जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब हम एक साथ एकजुट किसी चीज़ के लिए, हर औरत एक दूसरे के साथ देने के लिए वो खड़ी हो जाए, इसको हम बोलते हैं शोए सॉलिडारिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 8 मार्च जो है हम इंटरनेशनल, 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। व्हाट वी सेलिब्रेट दैट डे? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। औरतों के लिए उस दिन जो है हम विमेंस डे के तौर पे उन्हें ट्रिब्यूट, मतलब उनको जो है रेस्पेक्ट, ट्रिब्यूट देने के लिए जो है हम उनको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में 8 मार्च को ऑल ओवर वर्ल्ड वी सेलिब्रेट इट एज ए इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हमने औरतों के विरुद्ध जो हो रहा है, उनकी एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एक स्त्री के पढ़ने से जो है एक परिवार पढ़ता है, और जब पूरा एक परिवार साक्षर होता है तो एक समाज साक्षर होता है, और जब एक समाज साक्षर होता है तो साक्षर एक सही रूप से जो है एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। तो औरतों का जो पढ़ना है, वो बहुत पढ़ना लिखना आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, और मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, और साथ में एक माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ। तो मेरा एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लड़की, खास तौर से अगर लड़की है, वो जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, ये बहुत ज़रूरी है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और सेल्फ एस्टीम के लिए। शी शुड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। This is what I request from all of you. This is Deepa Sadha signing off. Goodbye and Jai Hind.